उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। धूप नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था। टी शर्ट चिपक रही थी जिससे कुछ ज्यादा ही उलझन हो रही थी। मैंने टी शर्ट उतार कर उसे सर पर डाल लिया और बेला की तरफ देखने लगा। उसकी हालत मुझसे ज्यादा अबतर थी। वो जीप के साए में बैठी हुई थी, लेकिन तपिश तो जाहिर है वहां भी थी। मैंने मशकीजा उठाकर पानी के 1-2 घूंट भरे और मशकीजा बेला की तरफ बढ़ाकर टीले पर चढ़ने लगा। मेरे पैर तपती हुई रेत में धंस रहे थे। तकरीबन 50 फुट ऊंचे टीले पर चढ़ने में 6-7 मिनट लग गए। टीले की दूसरी तरफ रेत का हमवार मैदान था। लहरें लेती और शीशे की तरह चमकती हुई रेत पर नजरें टिकाना मुश्किल हो रहा था। उस मैदान के दूसरी तरफ एक ऊंची पहाड़ी नजर आ रही थी। मैं देर तक उस पहाड़ी की तरफ देखता रहा। जब मुड़कर देखा तो बेला भी टीले पर चढ़ रही थी। कुछ देर के बाद वो भी मेरे करीब उस पहाड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। बोली, मुझे याद आ गया, ये वही पहाड़ी है। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो कदालिया तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि कदालिया उस पहाड़ी से इतना करीब है कि हम आसानी से वहां पहुंच जाएं? बेला ने कहा, कदालिया उस पहाड़ी से 7-8 कोस के फासले पर है। फिर बोली, पहाड़ी इलाकों में हमें धूप से बचने और आराम करने की जगह मिल जाएगी। रात के वक्त कदालिया तक का फासला तय करना मुश्किल नहीं होगा। बेला की बात काबिल गौर थी। जीप रेत के गड्ढों में इस तरह फंसी थी कि उसे निकालना मुमकिन नहीं रहा था। बेहतर यही था कि हम जीप छोड़कर किसी तरह उस पहाड़ी तक पहुंच जाएं और दिन वहां गुजारने के बाद रात के वक्त कदालिया का रुख किया जाए। मैं एक बार फिर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में फासला 2-2.5 मील से ज्यादा नहीं था। यहाँ पड़े पड़े चलचलाती धूप का शिकार होने से बेहतर था कि उस पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जाए। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं जीप से पानी के मशकीजे ले आऊं तो फिर हम चलते हैं। मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर टीले से उतरने लगा। मैंने पानी के दोनों मशकीजे अपने कंधों पर टांग लिए। चलते चलते मेरी नजर मुकद्दम वाली राइफल पर पड़ गई। मेरे पास अगरचे मीरा वाला रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन मैंने राइफल भी उठा ली। टीले पर पहुंचकर मैंने एक मशकीजा बेला के हवाले कर दिया, जिसे उसने कंधे पर टांग लिया और हम टीले के दूसरी तरफ उतरने लगे। कुछ दूर तक तो हम चलते रहे, लेकिन फिर कदम उठाना मुश्किल हो गया। आसमान पर आग बरसाता हुआ सूरज और पैरों के नीचे अंगारों की तरह तपती हुई रेत। ऐसे लग रहा था जैसे जहन्नम के किसी गर्म तरीन खित्ते में आ गए हों। मेरा ख्याल था कि हम 1-1.5 घंटे में उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, मगर 1 घंटा सफर करने के बाद भी वो पहाड़ी उतनी ही दूर नजर आ रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल आग में दहकती हुई सलाख की तरह तप रही थी और अब ये मुझे एक बोझ लगने लगी थी, जिसे जबरदस्ती मुझ पर लाद दिया गया। मैंने राइफल की तरफ देखा और फिर उसे हाथ से छोड़ दिया। बेला की हालत मुझसे ज्यादा अबतर थी। उसने जिंदगी का कुछ हिस्सा मुश्किलात में जरूर गुजारा होगा, मगर ऐसा वक्त तो उस पर भी कभी नहीं आया होगा। वो हर 2-4 कदम बाद गिर जाती। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और उसे अपने साथ साथ घसीटने की कोशिश करता रहा। अगर जमीन सख्त होती तो शायद ज्यादा मुश्किल पेश न आती, मगर नर्म और भुरभुरी रेत में पैर धंस रहे थे। एक पैर रखने के बाद दूसरा कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। पसीना मेरे जिस्म से धार की सूरत में बह रहा था। हलक बार बार खुश्क हो जाता और जबान सूख कर कांटे की तरह तालू में चुभने लगती। हर चंद मिनट बाद पानी के 1-2 घूंट भरने पड़ते और मैं सोच रहा था कि अगर यही हालत रही तो हमारे दोनों मशकीजे पहाड़ी तक पहुंचने से पहले ही खाली हो जाएंगे। पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। बेला चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेहिस्सो हरकत होकर रह गई थी। मेरे जहन में एक लम्हे को ख्याल उभरा था कि कहीं सनस्ट्रोक तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगर बेला खत्म हो गई तो मैं भी इस जहन्नम से जिंदा नहीं निकल सकूंगा। मेरी जिंदगी बेला की जिंदगी से मशरूत थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारे। कुछ पानी उसके हलक में टपकाया तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। मैंने उस पर झुकते हुए कहा, बेला, हिम्मत से काम लो। वो पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं रह गई, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। बेला कराह कर उठी। मैं नहीं चल सकती। मैंने कहा, हिम्मत से काम लो। यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ने से तो बेहतर यही है कि कुछ कोशिश कर डाली जाए। जिंदगी को हमसे शिकवा तो नहीं रहेगा कि हमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। वो पहाड़ी 2 फरलांग के फासले पर रह गई थी। फिर मेरी नजरें ऊपर की तरफ उठ गईं और उसके साथ ही मैं कांप उठा। हमारे सरों के ऊपर बहुत बुलंदी पर 4-5 गिद्ध मंडला रहे थे। मैंने उसे कंधे से पकड़ कर झंझोड़ा। वो देखो, आसमान पर मंडलाते हुए गिद्ध हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो वो हमारे मरने का इंतजार किए बगैर हमारी बोटियां नोचना शुरू कर देंगे। बेला ने आसमान पर मंडलाते हुए गिद्धों को देखा और फिर झुरझुरी सी लेकर रह गई। मैंने उसे सहारा देकर उठा दिया और हम लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की तरफ चलने लगे। गिद्धों के खौफ ने बेला में थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर दी थी।
मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। गिद्धों की तादाद अब बढ़ गई थी और उनकी बुलंदी भी कम हो गई थी। मुझे अंदेशा था कि शिकार हाथ से निकलते देखकर वो हम पर झपट न पड़े, इसलिए मैं बेला को घसीटते हुए तेज तेज चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। गिद्धों की तादाद 10-12 हो गई थी। वो काफी नीचे आ गए थे। बेला एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने झुककर उसे कंधे पर लाद लिया और तेज तेज चलने की कोशिश करने लगा। पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। पैरों के नीचे अब रेत भी कदरे सख्त और जमी हुई थी, इसलिए मुझे चलने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन मेरी अपनी हालत बहुत दिगरगूं हो रही थी। अपने आप को ही घसीटना दुश्वार था और एक सेहतमंद औरत का बोझ कंधे पर लाद कर चलना तो और भी मुश्किल। मैं लड़खड़ा कर रह गया। संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और धड़ाम से नीचे गिरा। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकली और फिर दूसरे ही लम्हे परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। सर उठाकर देखा तो खौफ से मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। एक गिद्ध हमारे सरों से 20-22 फुट ऊपर से होता हुआ तकरीबन 15 गज दूर जाकर रेत पर बैठ गया। उसकी नजरें हम पर मरकूज थीं। एक और गिद्ध नीचे आने के लिए गोता लगा रहा था। मैं उठते हुए चीखा, बेला भागो। मैंने बेला का हाथ पकड़ लिया। बेला ने भी सूरत हाल की नजाकत का एहसास कर लिया था। उसमें न जाने कहां से इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो मेरा हाथ पकड़े मुझसे भी तेज दौड़ने लगी। मौत का खौफ इंसान के अंदर इतना हौसला पैदा कर देता है कि वो ताक़ुब में आने वाली मौत को भी पीछे छोड़ देता है। उस वक्त बेला में भी कुछ ऐसा ही हौसला ऊद कर आया था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त 3 गिद्ध रेत पर लैंड कर चुके थे और फुदक फुदक कर आगे बढ़ रहे थे, जबकि फजा में मंडलाने वाले गिद्ध भी ज्यादा बुलंदी पर नहीं रह गए थे। हम सुर्ख चट्टान के दामन में पहुंचकर भी तेजी से दौड़ते रहे। अब मैं नहीं, बेला मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद हम एक कुशादा दराड़ में घुस गए। ये दराड़ काफी कुशादा और काफी तवील थी। उसका इख्तिताम एक खुली जगह पर हुआ। ये दरअसल 2 पहाड़ियां थीं जो दूर से एक ही लगती थीं। एक तरफ ये दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थीं। इस तरह अंग्रेजी का हर्फ यू बन गया था। उस खुली जगह पर पहुंचकर मैंने ऊपर देखा। आसमान पर गिद्ध मंडला रहे थे। ये गालिबन वही थे जो हमारी तरफ से मायूस होकर किसी और शिकार की तलाश में आसमान पर परवाज करने लगे थे। वो गर्दिश करते हुए बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। हम साहिबान की तरफ आगे को उभरी हुई एक चट्टान के साए में ही बैठ गए। हम दोनों हाँफ रहे थे। पसीना मेरे मसामों से इस तरह बह रहा था जैसे वीराने में लातादाद चश्मे फूट पड़े हों। मैं चट्टान से टेक लगाए बैठा था। अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बाईं तरफ देख रहा था, जहां दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थी। बेला की आवाज आई, लो पानी पी लो। मैंने पानी पिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी बेला की चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। बेला खौफजदा सी नजरों से मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। उसने मुंह से कुछ बोलने की बजाय इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। स्याह रंग का एक बिच्छू मेरे बाएं पैर के टखने की तरफ बढ़ रहा था। पैर और बिच्छू के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। मैंने बड़ी तेजी से अपना पैर हटाया और उछल कर खड़ा हो गया। उस वक्त बिच्छू ने एक पत्थर पर डंक मार दिया। वो बिच्छू जिसामत में खासा बड़ा था। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे कुचल दिया और एक तरफ पड़े हुए कपड़े उठाकर झाड़ने लगा। 1 घंटा पहले तक हम तपते हुए सहरा में मौत से पंजा आजमाई कर रहे थे। महफूज जगह पर आकर कुछ सुकून मिला तो हम भूल गए कि मौत का खौफ क्या होता है। मगर यही खौफ हमें एक बार फिर हकीकत की दुनिया में ले आया। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बताया था कि इस पहाड़ी में बहुत से गार हैं, लेकिन क्या ये जगह हमारे लिए महफूज होगी? मेरा मतलब है ये बिच्छू और सांप वगैरह। वो बोली, इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ 2-3 गार ऐसे भी हैं जो इन जहरीले हशरातुल अर्ज से बिल्कुल महफूज हैं। मैं कई मरतबा वहां आ चुकी हूँ, वहां कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। मैंने कहा, तो चलो फिर उसी तरफ चलते हैं। हम उस कुशादा दराड़ से निकलकर फिर पहाड़ी के दामन में आ गए और उसके साथ साथ चलते रहे। सूरज हमारे सरों पर चमक रहा था। कयामत खेज धूप में कदम उठाना मुहाल हो रहा था, मगर हम किसी हद तक ताज़ा दम हो चुके थे। ये सुर्ख पहाड़ी लंबाई में तकरीबन 1 मील के रकबे पर फैली हुई थी, लेकिन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद बेला एक दराड़ में घुस गई जो ज्यादा कुशादा नहीं थी। उस आड़ी तिरछी दराड़ में देर तक चलने के बाद हम एक गार में दाखिल हो गए। बेला आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। गार में कुछ दूर तक मध्यम सी रोशनी रही और उसके बाद अंधेरा गहरा होता चला गया। मैं दीवार को टटोलता हुआ बेला के कदमों की आवाज पर उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक जगह बेला ने रुककर मेरा हाथ पकड़ लिया। उस गार में 3 मोड़ भी आए थे। बेला जिस तरह बेधड़क चल रही थी, उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला पहले भी यहाँ आती रही है और पहाड़ी के अंदर गारों के उस रास्ते से बखूबी वाकिफ है। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि बेला मुझे किसी जाल में फांसने की कोशिश तो नहीं कर रही।
लेकिन उस ख्याल को फौरन ही जहन से झटक दिया। इस वीराने में उसकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी से मशरूत थी। मुझे किसी जाल में फंसाकर वो अकेली यहाँ से नहीं निकल सकती थी। हम तकरीबन 20 मिनट तक उस तंग और तारीक से गारों में चलते रहे और आखिरकार एक कुशादा गार में आ गए। उस गार के दहाने से आने वाली रोशनी से गार के उस हिस्से में तारीकी किसी हद तक दूर हो गई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। ये गार इतना कुशादा था कि इसमें कम से कम 200 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। छत कहीं से 7-8 फुट बुलंद थी और कहीं से बहुत ऊंची। दीवारें अगरचे नाहमवार थीं, अलबत्ता फर्श हमवार था। गार के अंदर किसी कदर ठंडक का एहसास भी नुमाया था। बेला गार के दहाने की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ा। गार का दहाना ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके सामने तकरीबन 50 फुट तक ढलान चली गई थी। दहाने के दोनों तरफ कुशादा सीढ़ियां भी थीं जो चट्टान को काट कर बनाई गई थीं। सामने ताहद निगाह सहरा फैला हुआ था। चमकती हुई धूप में निगाह टिकाना मुश्किल हो रहा था। सामने कदरे दाईं तरफ एक रास्ता सा नजर आ रहा था। बेला ने सामने इशारा करते हुए कहा, यही रास्ता कदालिया की तरफ जाता है। फासला 7-8 कोस से ज्यादा नहीं। अगर हम सूरज ढलने के आधे घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएं, तो उस वक्त गर्मी भी नहीं होगी और हम अगर रुके बगैर चलते रहें तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, और अगर रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए तो? बेला ने कहा, भटकने का अंदेशा इसलिए नहीं है कि ये रास्ता बिल्कुल नुमाया है। निशानदही के लिए जगह जगह पत्थर भी रखे हुए हैं। मैंने कहा, इसका मतलब कि लोग अक्सर इस तरफ आते रहते हैं। वो बोली, हाँ, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि लोग इस तरफ क्यों आते रहते हैं। हम एक बार फिर गार के अंदर आ गए। बेला दीवार में एक खो के करीब रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और उस खो में दाखिल हो गई। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसके एक हाथ में लंबी सी मशल थी और दूसरे में 2 पत्थर। उसने मशल मुझे थमा दी और मशल के अगले सिरे के करीब पत्थरों को आपस में रगड़ने लगी। पत्थरों में रगड़ लगने से चिंगारियां सी फूट रही थीं। चंद लम्हों की कोशिश के बाद पत्थरों से फूटने वाली उन चिंगारियों से मशल भड़क उठी। बेला ने मशल मेरे हाथ से ले ली और दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे ही था। एक तंग सी दरार से गुजरकर हम एक और गार में आ गए। ये गार भी तंग सा था और छत भी काफी नीची थी। तकरीबन 4 मिनट तक उस सुरंग में चलने के बाद हम एक और कुशादा गार में आ गए। ये किसी हॉल की तरह बहुत कुशादा गार था और उसकी छत भी काफी ऊंची थी। छत के ऊपर किसी जगह चट्टान में सुराख था जहां से हवा और रोशनी आ रही थी। धूप का तकरीबन 2 मुरब्बा फुट धब्बा फर्श पर इस तरह चमक रहा था कि उस पर निगाह टिकाना मुश्किल हो रहा था। वसी और इस तारीक गार में छत से आने वाली रोशनी की ये बीम बड़ा पुरअसरार तासुर दे रही थी। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद बेला रुक गई। मशल की थरथराती हुई रोशनी में सामने का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सामने एक चबूतरे पर किसी हिंदू देवी की बहुत बड़ी मूर्ति नजर आ रही थी। मूर्ति के सामने का हिस्सा बरहना था। दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे। एक हाथ में डोरियों में पिरोई हुई नीचे ऊपर 3 थालियां थीं। दूसरे हाथ में गंडासा था जिससे खून टपकता हुआ सा लग रहा था। दोनों हाथ खून आलूद थे। गले में फूलों, पत्तियों और मोतियों की मालाओं के अलावा एक माला इंसानी खोपड़ियों की भी थी। 2 खोपड़ियां सीने के दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ और एक नाफ पर झूल रही थी। देवी की आंखें दहशतजदा से अंदाज में फटी फटी और सुर्ख जबान बाहर को निकली हुई थी। चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैसे वो शदीद कर्ब में हो। एक तो वो सूरत ही ऐसी वहशतनाक और फिर मशल की थरथराती हुई रोशनी में वो और भी खौफनाक लग रही थी। एक लम्हे को तो मैं भी कांप कर रह गया। कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी थी जो शायद किसी वक्त भेंट के तौर पर वहां रखी गई थी। बेला की आवाज मेरी समात से टकराई। ये काली देवी की मूर्ति है, तबाही और बर्बादी की देवी। अरसा पहले डाकू अपने किसी मिशन पर रवाना होने से पहले काली के कदमों में इंसानी जान की भेंट दिया करते थे। डाकू आज भी इसे मानते हैं, लेकिन अब किसी इंसान की नहीं, बकरी वगैरह की भेंट दी जाती है। काली की पूजा पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। उसके मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। पहले तो काली के हर बड़े त्योहार पर उसके चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाती थी, मगर फिर उस पर पाबंदी लगा दी गई। ये गार अगरचे मंदिर नहीं है, मगर इसे मंदिर से ज्यादा पवित्र समझा जाता है। हर साल दिसंबर में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर से काली के मानने वाले यहाँ जमा होते हैं और हिंदुस्तान में ये वाहिद जगह है जहाँ अब भी इंसानी जान की भेंट चढ़ाई जाती है। वो तेगा देख रहे हो? उसने चबूतरे पर रखे खून आलूद तेगे की तरफ इशारा किया। बोली, पिछले दिसंबर में उस तेगे से इस जगह काली की खुशनूदी के लिए एक इंसान का खून बहाया गया था। तेगे पर जमा हुआ ये खून वही है। ये उस वक्त साफ किया जाएगा जब अगले दिसंबर में यहाँ किसी और इंसान की भेंट दी जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि इंसानी जान की भेंट पर पाबंदी लगा दी गई थी। मेले के मौके पर यहाँ पुलिस भी मौजूद होगी क्या? वो
बेला ने कहा, उन दिनों यहाँ इंसानों का एक जम्मे गफीर होता है। किसी को पता नहीं चलता कि कब, किस वक्त और किसकी भेंट चढ़ाई गई है। जब प्रसाद बंटता है तो लोग समझ जाते हैं कि देवी की पूजा शुरू हो चुकी है। मैंने कहा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आम दिनों में ये गार गैर महफूज ही रहता होगा। पुलिस ने कभी इस मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। बेला ने कहा, कई मर्तबा ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। काली अपनी हिफाजत खुद करती है। इस नियत से जो भी इस तरफ आया पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। कदालिया अगरचे ज्यादा दूर नहीं, मगर इस तरफ आने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक अनदेखी कुव्वत है जो इस तरफ आने वाले रास्ते की निगरानी करती है। कदालिया के सभी लोग उस पुरस्कार कुव्वत से खौफजदा हैं, इसलिए किसी ने कभी इस तरफ का रुख नहीं किया। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कहा, और तुम शायद उस कुव्वत से वाकिफ हो और उस पुरस्कार कुव्वत को मालूम था कि तुम लोग इस तरफ आ रहे हो, इसलिए कोई रुकावट पेश नहीं आई। बेला मुस्कुरा कर रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी ये बातें और होंठों की पुरस्कार मुस्कुराहट उन बातों की तरदीद करती हैं जो तुमने रास्ते में बताई थी। मेरा मतलब है वो लव स्टोरी। उसने मेरी बात टाल दी, बोली, आओ अब वापस चलें। मैंने भी अपनी बात पर जोर नहीं दिया। हम उसी सुरंग नुमा रास्ते से होते हुए वापस आ गए। बेला ने मशल दीवार में बने हुए एक सुराख में फंसा कर बुझा दी और कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने अपने कंधे से मशकीज़ा उतार कर पानी के चंद घूंट पिए और फिर मशकीज़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके पास भी दूसरा मशकीज़ा मौजूद था, मगर उसने मेरे हाथ से मशकीज़ा ले लिया और पानी पीने के बाद मशकीज़ा जमीन पर रख दिया। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि सिंध के वडेरे रईस कबू का और तुम्हारा ताल्लुक किसी बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक किस्म के गिरोह से है। मैं उस गिरोह के बारे में ज्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है। बेला ने कहा, तुम्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था ये जानने की भी शायद अब तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं उस सिलसिले में कुछ जानती भी नहीं। जो लोग तुम्हें कहीं ले जाना चाहते थे उन्हें तुमने रास्ते में खत्म कर दिया। वैसे तुम वाकई दलेर हो। एक हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद तुमने जिस तरह उन तीनों को खत्म किया वो काबिल तारीफ है। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ तो आचिर भी कर चुका था। तुमने बंदी खाने में उन दोनों की जिस तरह पिटाई की थी उसका भी मुझे मीरा से पता चल गया था, और रास्ते में तुमने जो कुछ भी किया उस पर तो मैं अब भी हैरान हूँ। मैंने उसे घूरा, कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो मुस्कुराई, बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वैसे भी चंद घंटों के बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। कदालिया पहुंचने के बाद तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद हो गए। मैंने चौंक कर कहा, ओह, क्या वाकई? वो मुस्कुरा दी, बोली, हाँ।